हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि यूपीएससी के 2019 के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लाए हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 के पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के सही आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार और केस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2019 के सारे क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ चुका है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन्स ऑफ वंस चॉइस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से आर्टिकल में राइट टू मैरी द पर्सन्स ऑफ वंस चॉइस ये आता है। आर्टिकल 19, 21, 25 या फिर 29। तो यहाँ पर जो राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ ओन्स चॉइस ये आता है हमारे राइट टू फ्रीडम में, जो कि आता है इन द आर्टिकल 21। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है ट्राइबल लैंड, जो ट्राइबल जो भी एरिया रहता है, उस लैंड को प्राइवेट पार्टीज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर ये किस शेड्यूल में आता है? 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल या फिर 12th शेड्यूल? तो ये आता है इन द 5th शेड्यूल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। आई होप आपने सही आंसर इसमें चुना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास है, एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट डेवलपर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरियाज। तो यहाँ पर बताया गया है कि रिसेंट जो अमेंडमेंट्स की गई हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, 1927 का जो एक्ट था, उसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, यहाँ पर इस अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं वो बैम्बूज़ को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको गिरा सकते हैं और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में। पहला स्टेटमेंट ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरे स्टेटमेंट में बताया गया है, एज़ पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2016 बैम्बो इज़ माइनर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर बताया गया है कि बैम्बो एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। उसके बाद 3rd स्टेटमेंट में बताया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड टू फॉरेस्ट डेवलपर्स। तो यहाँ पर ओनरशिप ये बताया गया है कि ये माइनर फॉरेस्ट डेवलपर्स को मिलती है। तो यहाँ पर इन तीनों स्टेटमेंट्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर सेट ऑफ नीचे स्टेटमेंट्स का दिया है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3rd ओनली या फिर 1, 2 and 3। तो इसमें से जो सही है वो है 2nd और 3rd स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स दिस एक्ट रिकॉग्निशन एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बैम्बो इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस एक्ट के तहत बैम्बो एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और ये जो ओनरशिप है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वो फॉरेस्ट डेवलपर्स को मिलती है। ये किस में आता है? ट्रेडिशनल, ये जो रिकॉग्निशन होती है फॉरेस्ट राइट्स, इस एक्ट में 2006 में ये भी आता है। इसी एक्ट में बैम्बो इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप जो है फॉरेस्ट डेवलपर्स को ही मिलती है। यहाँ पर 2 इसके ये सही है। यहाँ पर आंसर रहेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशल रिव्यू। तो यहाँ पर 44th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया में ये बताया गया है इस स्टेटमेंट में कि इसने इंट्रोड्यूस किया था ऐसे आर्टिकल को जिसमें इलेक्शंस जो हैं प्राइम मिनिस्टर के बियॉन्ड जुडिशल रिव्यू के बिना होंगे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसके बाद इस सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसने
99th अमेंडमेंट को जो था कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया का, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था क्योंकि ये इससे वायलेट होता था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2nd ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर 1 नॉर 2। तो सही आंसर है जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है, ये सही है, 2nd ओनली इज द आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो 9th शेड्यूल जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में इंट्रोड्यूस किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या फिर मोरारजी देसाई। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना है, उसके बाद चुनना है कि कौन से स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। तो यहाँ पर बताया गया है इस स्टेटमेंट में कि कोई भी हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो डिक्लेयर कर सके किसी भी सेंट्रल लॉ को एज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें बताया गया है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू द क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि कोई भी अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में की जाए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपको देखने कि कौन सा सही आपको लग रहा है या कौन सा गलत लग रहा है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर 1 नॉर 2। तो सही आंसर इसका है, दोनों जो हैं ये गलत हैं, नाइदर 1 नॉर 2 दोनों गलत हैं। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल गलत दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैनॉट एक्ट एज prohibitions or limitations on the constitutional powers under article 142, it could mean which one of the following। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस को लेते हुए जो प्रोहिबिशंस या फिर लिमिटेशंस होती हैं किसी भी प्रोविजंस में, जो कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो पास होता है उसमें अगर प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस जो भी होती हैं वो एक्ट नहीं करती हैं ऑन प्रोहिबिशंस और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के ऊपर ये एक्ट नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 142। इसका मतलब अब आपको बताना है कि इनमें से ये क्या है। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर बताया गया है पहले ऑप्शन में कि जो भी इलेक्शन कमीशन जो भी डिसीजंस लेगा अपनी ड्यूटीज़ को करते हुए उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। या फिर बी ऑप्शन यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कंस्ट्रेंट नहीं किया जा सकता जो भी लॉज गवर्नमेंट बनाएगा। और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है, इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसीज विदाउट द काउंसिल फ्रॉम द कैबिनेट। तो यहाँ पर तीसरे में बताया गया कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस अगर कंट्री में आ गया तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है बिना किसी काउंसलिंग के टू द कैबिनेट मिनिस्ट्री को, बिना किसी वार्ता के उनके साथ उसके बिना ही वो इमरजेंसी लगा सकता है। इसका मतलब ये है। या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स वो कुछ भी लॉज नहीं बना सकते किसी कुछ मैटर्स के ऊपर विदाउट द कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर की कंकरेंस के बगैर। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बहुत ही लंबे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं यूपीएससी में अगर देखा जाए तो। प्रीलिम्स का ये पेपर है। तो यहाँ पर अब चारों ऑप्शंस में से जो सही लग रहा है वो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही आंसर इसका चुना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट है, द मोशन टू द इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ
इंडिया कैनॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोक सभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मोशन में होता है जो जज होता है उसको इम्पीच करने का सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसकी इम्पीचमेंट जो जज की है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। या फिर जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन में बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसमें ये मेंशन है, डिटेल्स बताई गई हैं कि जो भी मिसबिहेवियर होगा या फिर इनकैपेसिटी जो जजेस शो करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, अगर वो शो करेंगे तो उसकी एक जस्टिफिकेशन दी गई है कि उसकी डिटेल्स इस प्रकार से होंगी कि अगर ये चीज़ें इन्होंने की तो ये मिसबिहेवियर, कंडक्ट या फिर कैपेसिटी में ये आएगा। ये सही स्टेटमेंट है या नहीं है आपको ये बताना है। थर्ड स्टेटमेंट है, The details of the process of the impeachment of the judges of the Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act 1968। यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई हैं जजेस को जो इम्पीच करने की वो दी गई हैं इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। या फिर जो आखिरी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इफ़ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जज इज़ टेकन अप फॉर वोटिंग the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total members of that house and by not less than 2/3 of total members of that house present and voting। तो इसमें बताया गया कि जब भी किसी जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की इम्पीचमेंट की जाए तो उस वक्त जो है अगर वो वोटिंग के ज़रिए से हो रही है तो लॉ ये बता रहा है कि इसमें बताया गया है कि जो भी उसका इम्पीचमेंट होगा वहाँ पर हर एक जो मतलब दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, उनकी बैक होगी, उनके सपोर्ट से होगा, वहाँ पर वोटिंग होगी दोनों हाउसेस में। उसके बाद मेजॉरिटी जो होगी टोटल मेंबरशिप की दोनों हाउसेस की, और अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा है लोग उन्होंने इम्पीचमेंट के फेवर में किया है तो वो जज को इम्पीच कर दिया जाएगा। तो इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शंस में आपको कौन से सही लग रहे हैं, कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो आपको दो सही लग रहे हैं। उसके बाद आपको आंसर इस प्रकार से देना है कि कौन सा यहाँ पर सही है, 1 and 2, 3 ओनली, 3 and 4 या फिर 1, 3 and 4। तो यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट्स हैं 3 and 4 यानी कि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है, यानी कि डिटेल्स जो है इम्पीचमेंट की जजेस की वो होती हैं इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। और साथ ही साथ जो इम्पीचमेंट की जाती है जजेस की वो होती है वोटिंग के ज़रिए, दोनों हाउसेस में वोटिंग होती है और 2/3 मेजोरिटी के बाद जो है अगर उसमें वोटिंग आती है तो उसके बाद ही जजेस को इम्पीच किया जा सकता है। तो ये दोनों जो हैं सही हैं, ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, जो नीचे कमीशंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कमीशन है जिसने ये सजेस्ट किया था कि गवर्नर एक ऐसा बंदा होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, एमिनेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो कि स्टेट के बाहर की हो, और ये जो गवर्नर रहना चाहिए वो एक ऐसा डिटैच्ड फिगर रहना चाहिए जो यानी कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए। जिस भी स्टेट का वो बनेगा उसकी पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, कि कोई भी पॉलिटिकल लिंक्स इसके नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर अभी रिसेंट पास्ट में इसने कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, पॉलिटिकल वोटिंग या फिर जो भी इसने जो इलेक्शंस जो हैं वो लड़े नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। ये किस कमीशन में बताया गया था? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966, राजा मनार कमेटी ने ये बताया था 1969 में, या फिर सरकारिया कमीशन 1983 में, या फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में। तो ये बताया था सरकारिया कमीशन ने 1983 में ये सजेशंस दी थी जो कि इम्प्लीमेंट हो रही हैं आज तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ चुका है, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit। तो पहले स्टेटमेंट में यहाँ पर बताया गया है कि जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 का है, ये एक्ट क्या करता है, ये एग्जेम्प्ट करता है कुछ पोस्ट को डिस्क्वालीफाई होने से
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड्स पर इसको डिस्क्वालीफाई होने पर यह एग्जेम्प्ट करता है, बचाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है इस एक्ट के तहत। अब आगे जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, द अबाउ मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। ये जो एक्ट मेंशन किया गया है ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 का, ये 5 टाइम्स अमेंड किया गया है। उसके बाद जो थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट है वो है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये टर्म दी गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वेल डिफाइंड है। तो आपको बताना कि कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। तो यहाँ पर लग रहा है कि क्योंकि ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये टर्म है ये बिल्कुल भी ज़्यादा डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इतने अच्छे से डिफाइन नहीं की है, बट इसमें यही बताया गया है कि जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 का वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रॉफिट के जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके हिसाब से वो उसको बचाता है उससे। और ये जो है इसमें 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अब तक, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, 1 and 2 आर करेक्ट, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली को आपको कंसीडर करना है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। इन स्टेटमेंट्स को आपको कंसीडर करना है। 2 स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट दी गई है, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू members of the house at the commencement of the first session of the year। तो गवर्नर बताया गया है कि जो गवर्नर है ये एक कस्टमरी एड्रेस बनाता है मेंबर्स के लिए, हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए, एट कमेंसमेंट, जब भी पहला सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, उसमें ये एक कस्टमरी एड्रेस बनाता है हर साल के जब सेशन का स्टार्टिंग होती है, तो गवर्नर इसका ये बनाता है। स्टेट में जो भी हो ये लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है। उसके बाद व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन द पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज अ लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। तो यहाँ पर बताया गया कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें अगर कोई भी पर्टिकुलर मैटर पे कोई भी अगर रूल नहीं दिया गया, कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है, तो वो सेंटर के उसको फॉलो करता है, उस मैटर के ऊपर जो भी सेंटर को फॉलो करता है, यानी कि लोकसभा जो है लोकसभा के रूल को ये फॉलो करता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो सही है वो पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यानी कि कौन सा यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट सही है, पहला ही, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर 1 ओनली, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो अगर पॉलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप किस यहाँ पर जो ऑप्शन को आप ये कंसिडर करेंगे कि ये सबसे अच्छी डेफिनेशन देता है लिबर्टी की। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, या फिर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। तो पॉलिटी के हिसाब से, पॉलिटी की कॉन्टेक्स्ट में इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है वो है लिबर्टी की, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, अपने आप को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी फुली जो है उसके पास रहती है, जो भी पर्सन रहेगा उसका मतलब है लिबर्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पॉलिटी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। 2019 के जो पेपर था यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे 2019 में। यहाँ पर 13 क्वेश्चन में पूछा गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये। उसके बाद आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट्स दी गए हैं, आपको बताने की कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाद में सही रहेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के हिसाब से। अब पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो चार्टर एक्ट जो था 1813 का, इसने क्या किया था, जो ईस्ट इंडियन कंपनी का जो ट्रेड रहता था, मोनोपोली रहती थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर ट्रेड कर सकती है इंडिया में, उसको एंड कर दिया था इस एक्ट ने। इसमें सिर्फ एक चीज़ ये थी कि ट्रेड इन टी और चाइना के साथ जो ट्रेड रहेगा वो उसकी एक्सेप्शन थी, बाकी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो एंड हो चुकी थी इस चार्टर एक्ट में, ये बताया गया है। पहले स्टेटमेंट है। दूसरा है, इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन
ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। इसने सोवरेनिटी जो है ब्रिटिश क्राउन की ऑन इंडियन टेरिटरीज के ऊपर मेंटेन असेट की थी, हेल्ड बाय द कंपनी जो कि वो वहाँ पर रूल कर रही थी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पर बताया गया द रेवेन्यूज़ ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और रेवेन्यूज़ जो है इंडिया के वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंट्रोल होते थे। अब बताना है आपको कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3। तो बताना है आपको इसका आंसर, सही आंसर है 1 and 2 ओनली, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से इंडिया में कौन सा यहाँ पर रिव्यू करता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। तो इनमें से कौन सा जो है ये रेगुलेट करता है, रिव्यू करता है इन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो पहले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पहला है एड हॉक कमेटीज सेटअप बाय पार्लियामेंट। एड हॉक कमेटीज जो कि पार्लियामेंट सेटअप करता है वो इन सेक्टर्स को देखता है, या फिर पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, या फिर जो पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट होता है वो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ बनती हैं हर साल के लिए, वो इसके ऊपर इसको मेंटेन करती है, इसको रेगुलेट करते हैं। या फिर फाइनेंस कमीशन इसको रेगुलेट करता है, फाइनेंस सेक्टर्स लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इसको रेगुलेट करता है, या फिर नीति आयोग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 and 2, 1, 3 and 4, 3, 4, 5 या फिर 2 and 5। तो 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही आपको बताना है। तो सही है यहाँ पर ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली, यानी कि इंडिया में जो भी यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं इसको जो रिव्यू करते हैं इन सेक्टर्स को, वो हैं एड हॉक कमेटीज़ जो होती हैं पार्लियामेंट जो सेटअप करता है, या फिर उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटीज़ भी रहती हैं वो भी इसको रेगुलेट करती हैं। ये दोनों पार्लियामेंट की ये कमेटीज़ बनाई जाती हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़, PSCs इनको कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आ चुका है, आखिरी क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का जो MCQs का ये सेशन रहेगा। ये जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन थे 2019 की UPSC के प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार और आपके JKPSC केस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस का सही आंसर दिया होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में भी स्टेटमेंट्स को यहाँ पर कंसिडर करके जवाब देना है। तो पहला स्टेटमेंट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बताया गया कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो होता है PNGRB, ये पहला रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज़ टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर गैस, कि इसका जो टास्क है वो है कॉम्पिटिटिव मार्केट्स को इंश्योर करना गैस के लिए। या फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ PNGRB गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो भी अपील्स इसके अगेंस्ट उठाई जाती हैं PNGRB के डिसीजंस के अगेंस्ट, वो आती हैं इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी में इसको उठाया जाता है, इन अपील्स को लाया जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3 तीनों सही हैं। तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन है, यानी कि इसमें जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर जो टास्क होते हैं PNGRB के, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स को इंश्योर करते हैं गैसेस के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो अपील्स की जाती हैं वो PNGRB के अगेंस्ट वो की जाती हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी के में। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये कमेंट में बताइए कि इसी प्रकार के जो प्रीवियस ईयर MCQs हैं इंडियन पॉलिटी के UPSC के लिए, UPSC के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं या फिर JKPSC केस के जो क्वेश्चंस हैं या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पिछले एग्ज़ाम्स लिए गए हैं, तो क्या वो उसी तरीके के जो वीडियोस हैं आपको हेल्पफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ऐसे वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।